Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आज बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था और तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी जो है वो भर दिया है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों के तालमेल को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कल संभवतः दोपहर 12:15 बजे महागठबंधन के सीटों के तालमेल को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी और ये घोषणा आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं उनके नेता ये घोषणा करेंगे पटना में। यानी कि कल 12:15 बजे दोपहर में पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40 लोकसभा सीटों को लेकर क्या है महागठबंधन का बड़ा प्लान, क्या है महागठबंधन का ब्लूप्रिंट, उसका पूरा मसौदा जो है उसकी घोषणा की जाएगी और कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है ये भी बताया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज नामांकन का आखिरी दिन था पहले चरण के चुनाव के लिए, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से ये घोषणा नहीं हो पाई है कि आखिर कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी या कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन संभवतः अगले 12 से 18 घंटे में जो है स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी और सीटों के तालमेल का जो खाका तैयार हुआ है वो सबके सामने होगा। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने जबरदस्त बार्गेनिंग की है कांग्रेस के साथ और जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी को तकरीबन जो है 8 या 9 सीटें लड़ने के लिए दी जाएंगी बिहार में। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार दबाव बना रही थी, जो चाहती थी कि कम से कम 9-10 सीट तो दी जाए लड़ने के लिए, 10 से उसने बातचीत शुरू की थी 10 सीटों को लेकर, लेकिन अगर वो 8 या 9 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक तरीके से बड़ी जीत हो सकती है महागठबंधन में, क्योंकि लालू ने जिस तरीके से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया हुआ है पिछले तकरीबन एक सप्ताह से हम देख रहे हैं। एक तरफा उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा किए बगैर सिंबल बांटना शुरू कर दिया, कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर आ गई। उसके बाद खासकर 2-3 सीट ऐसी रही जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में झगड़े का सबसे बड़ा वजह था। औरंगाबाद की सीट जहां पर पहले चरण में ही चुनाव होने हैं और वहां से कांग्रेस अड़ी हुई थी कि वो सीट कांग्रेस को चाहिए निखिल कुमार के लिए, जो कि पूर्व सांसद हैं, लेकिन लालू ने एक भी चलने नहीं दी कांग्रेस की। और इससे पहले कि कांग्रेस वहां से कोई खेल कर पाती या अपने उम्मीदवार की घोषणा कर पाती, लालू ने पहले ही अपने पार्टी के उम्मीदवार अभय कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बनाकर सिंबल भी दे दिया और नामांकन भी हो गया। यानी कि कांग्रेस के हाथों से तो औरंगाबाद निकल चुका है। और दूसरी बड़ी खबर पूर्णिया की सीट को लेकर भी है, जो पूर्णिया की सीट कांग्रेस चाह रही थी पप्पू यादव के लिए, वो कांग्रेस की सीट भी जो है वो अब कांग्रेस के हाथों से निकल चुकी है, आरजेडी के पास जा चुकी है। बीमा भारती वहां से चुनाव लड़ने वाली है, बीमा भारती को सिंबल मिल चुका है। तो कांग्रेस जो महत्वपूर्ण सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाह रही थी वहां लालू ने अड़ंगा डाल दिया है और वो सीटें जो हैं अब आरजेडी के पास जा चुकी हैं। औरंगाबाद, पूर्णिया और फिर बेगूसराय में लालू ने तो खेल नहीं किया, लेकिन सीपीआई ने खेल कर दिया, जो कि वामपंथी पार्टी है। वहां पर कांग्रेस चाह रही थी कि कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन सीपीआई ने पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है वहां से। यानी कि ये तमाम सीटें जहां पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत मानती थी, जहां पर चुनाव जीतने की उसे कोई आशा थी, उन सभी जगहों पर वो चुनाव नहीं लड़ने वाली है, ना ही औरंगाबाद, ना ही पूर्णिया, ना ही बेगूसराय। ऐसे में अब कौन कौन सी 9 सीटें दी जाती हैं ये कल पता चलेगा, लेकिन
इन चुनावों में एक तरीके से कहें तो पूरी तरीके से लालू की ही चली है और सीट शेयरिंग को लेकर लालू ने जिस तरीके से कड़ा रुख इख्तियार किया, खासकर कांग्रेस जिस तरीके से बिहार में कमजोर है, उससे स्पष्ट है कि आरजेडी या फिर लालू प्रसाद नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें या ऐसी सीटें दी जाए, बहुत ज्यादा सीटें दी जाएं, ये लालू नहीं चाहते थे। इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस को 8 या 9 सीट भी अगर मिल जाती है लड़ने के लिए, तो क्या उन सीटों पर कांग्रेस जो है जीत दर्ज कर पाएगी, ये दरअसल बड़ा सवाल है। आज का दूसरा बड़ा सवाल राजनीति में परिवारवाद को लेकर है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं और इसको लेकर अपनी जनसभाओं में इस बात को लेकर जो है हमला भी बोलते हैं विपक्ष पे, वहीं बिहार में चिराग पासवान जो है वो थोड़ा अब संकट में आ गए हैं परिवारवाद के मुद्दे पर, क्योंकि जो उनके विरोधी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये आखिर परिवारवाद नहीं है तो क्या है, क्योंकि चिराग पासवान ने जमुई लोकसभा सीट से अपने जीजाजी अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है और अरुण भारती ने आज ही जमुई से अपना नामांकन भी दायर कर दिया है और चिराग पासवान भी इस वक्त अपने जीजाजी के साथ मौजूद थे जब उन्होंने जमुई लोकसभा सीट से अपना नामांकन दायर किया और बीजेपी और महागठबंधन के अन्य तमाम बड़े नेता भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री कहते हैं या बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा उठाती रहती है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जो है अपने ही परिवार के एक सदस्य को आखिर टिकट क्यों दिया है, ये इसको लेकर जो है वो जो है बड़ा एक कह सकते हैं अजीब सी स्थिति हो गई है चिराग पासवान के लिए और बड़े सवाल भी इसको लेकर जो है वो खड़े हो रहे हैं। और इसकी एक एनालिसिस भी की जाए तो पिछले कुछ वर्षों में हम देख सकते हैं किस तरीके से जो पासवान परिवार है उसके 5 सदस्य जो हैं अब तक लोकसभा पहुंच चुके हैं, जिसमें दिवंगत रामविलास पासवान थे, उसके बाद उनके छोटे भाई रामचंद्र पासवान भी जो है वो सांसद रह चुके हैं। हालांकि रामविलास पासवान तो रिकॉर्ड 9 बार सांसद रहे और लोकसभा में रहे, वो रामचंद्र पासवान भी 4 बार लोकसभा में रहे और रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद 2019 में जब बाई इलेक्शन हुआ था समस्तीपुर लोकसभा सीट से, तो वहां से उनके बेटे और चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद बने। उसके बाद पशुपति पारस जो कि रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, वो भी 2019 में हाजीपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और खुद 5वें नंबर पर चिराग पासवान हैं जो 2014 और 2019 में लोकसभा पहुंचे थे चुनाव जीतकर। यानी कि पासवान परिवार के जो 5 सदस्य हैं वो पहले ही जो है वो लोकसभा कई बार जा चुके हैं। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं अरुण भारती को लेकर कि अगर अरुण भारती की जीत हो जाती है तो वो भी पासवान परिवार से संभवतः 6ठे सदस्य होंगे जो लोकसभा में जिनकी एंट्री होगी और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चिराग पासवान इस बार अपने करीबी या परिवार के लोगों को इस कारण से भी टिकट दे रहे हों क्योंकि जो उनका एक तरीके से कहें तो अनुभव रहा है 2021 में जब उनके खुद के चाचा पशुपति पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज ने लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया था। उसके बाद चिराग के जितने भी सांसद थे उन सांसदों को लेकर वो अलग हो गए, अलग पार्टी बना ली, पशुपति पारस केंद्र में मंत्री भी बन गए। तो शायद उस कड़वे अनुभव के वजह से चिराग पासवान इस बार हर कदम जो है फूंक फूंक कर रख रहे हैं और हर जो उम्मीदवार का चयन भी है वो भी जो है फूंक फूंक कर किया जा रहा है और इसलिए शायद वो ये सोच रहे हो कि परिवार का अगर कोई सदस्य होता है तो शायद आगे चलकर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी या फिर पार्टी के टूटने का कोई जो कह सकते हैं आशंका नहीं होगी। तो इसीलिए एक वजह समझ में आती है कि इसीलिए चिराग पासवान जो है अपने परिवार के करीबी सदस्यों पर ही जो है वो दाव लगा रहे हैं और इसी कारण से उन्होंने अरुण भारती को जो है जो कि उनके जीजा जी हैं उनको जो है चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ये कि जब एनडीए में या फिर कहें तो बीजेपी लगातार परिवारवाद का मुद्दा उठा रही है तो फिर ऐसे में आखिर चिराग पासवान ने जो अपने जीजाजी को टिकट दिया है
तो क्या ये परिवारवाद के दायरे में नहीं आता है, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल ये थी आज बिहार से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।